नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम बात करेंगे कि मेडिसिन क्या चीज़ है। जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या जो चिकित्सा कला है, ये साइंस है। अगर साइंस है तो किस प्रकार का साइंस है? काफी मजबूत साइंस है या कमजोर साइंस है या हार्ड साइंस से कितना फर्क है? जैसे हमने साइंस पढ़ा था, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें कुछ लॉज होते हैं। लॉज कहते हैं साइंस में। कानून जो होते हैं लॉ में, साइंस में उसको लॉ कहते हैं। और कुछ तो ऐसे लॉज हैं क्या मेडिसिन में? और कितना पुराना साइंस है ये? मॉडर्न मेडिसिन हम कहते हैं, सही में मॉडर्न है, जिसको कि अभी एलोपैथी कहते हैं, ये सही में मॉडर्न है। और इसको बहुत टाइम लगेगा बड़े होने में। पर अभी क्या होता है, जैसे आपके कोई, आप देखते होंगे कोई चाइल्ड प्रोडिजी अचानक बहुत हासिल कर लेता है। अपन देखते हैं कई 12 साल में चैंपियन बन गया, 16 साल में ये कर लिया। तो कुछ लोग ही तेंदुलकर बनते हैं और कई आशाएं हो जाती है उनसे। पर अधिकतर कई ऐसे बर्न आउट हो जाते हैं। चाइल्ड, ज्यादा ही उम्मीदें रहती है समाज को, उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को कि ये तो चाइल्ड प्रोडिजी है। तो आप कई ऐसे आएंगे कि बच्चे जो कि बहुत जल्दी कुछ चीज सीखे और बहुत उम्मीदें थी। और उम्मीदें, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग सफल होते हैं आगे भी जाके, वो एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे तेंदुलकर वगैरह या जैसे। और चेस में भी कुछ ऐसे है उदाहरण, जो यंग ग्रैंड मास्टर जाके वर्ल्ड चैंपियन बने। शायद बॉबी फिशर शायद ग्रैंड मास्टर बना था 15 साल में। पर ऐसे कम ही एग्जाम्पल्स हैं। अधिकतर वो जो उम्मीदें रहती है पूरी नहीं होती है। तो मॉडर्न मेडिसिन मेरे को लगता है कि सबसे बच्चा है और बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल किया है। आपको हैरानी होगी कि एक्चुअल ट्रीटमेंट जिससे कि सही में फायदे होते थे, मॉडर्न मेडिसिन में 1930 के बाद चालू हुआ। 1930 के पहले ऐसा कोई मजबूत या सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं था जिसको कन्विंसिंग ट्रीटमेंट कहे, कि जिससे कि साइंटिफिक ट्रीटमेंट रहे। तो एक्चुअली ये साइंस इन मॉडर्न मेडिसिन 1930 के बाद इंटरवेंशंस हुए, जिससे कि प्रोग्रेस हुआ 1930 के बाद। तो इसको कहते हैं, एक जो लेखक है, आपने शायद नाम सुना होगा, सिद्धार्थ मुखर्जी। ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, यूएसए में है। नाम सिद्धार्थ मुखर्जी है पर अमेरिकन सिटीजन ही है। तो इन्होंने एक किताब लिखा है। छोटा सा किताब है, पर छोटे से किताब में काफी ज्ञान लिखा है, जो कि द लॉज ऑफ मेडिसिन। सिद्धार्थ मुखर्जी का द लॉज ऑफ मेडिसिन। और लॉज ऑफ मेडिसिन में इन्होंने फील्ड नोट्स फ्रॉम एन अनसर्टेन साइंस, इन्होंने इसको साइंस कहा है, अनसर्टेन साइंस कहा है। मतलब जो साइंस में होता है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो लॉज होते हैं, द लॉज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम ए फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स माने वो अपना प्रैक्टिस के में अपने तजुर्बे से लिखे हैं उन्होंने, एज अ यंग डॉक्टर से लेके पूरे प्रैक्टिस में उनके जो अनुभव है। और उन्होंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसमें से अपने एक्सपीरियंस में फिर उन्होंने कुछ रीडिंग किया था, उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। और उसको कैसे, इस साइंस को उन्होंने विवरण किया है इसका। इन्होंने कहा है कि
हमको मेडिसिन में अभी देखिए, मैं कह रहा था कि जैसे बच्चा बहुत जल्दी कुछ चीज हासिल करता है, उसके लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती कि अभी तो ये सब कुछ हासिल कर लेगा, तो कुछ ही बच्चे जाके सब हासिल करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेडिसिन तेंदुलकर के रास्ते में जाए। तो मेडिसिन में इन्हें कहते हैं कि कई बार हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि इम्परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट होते हैं। डेटा डेटा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रहता है, ह्यूमन वेरिएशन इतने रहते हैं कि ये इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है और अनसर्टेन है। ये जैसे फिजिक्स में जैसे एटम एटम ही रहेगा, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहेगा, कोई भी केमिस्ट्री में भी लॉज है, इक्वेशंस है। तो हम ह्यूमन इसको लॉज इक्वेशंस और इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मशीन जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, जहां तक मेरे को लगता है कि अगर ये बोलना चाहते हैं। पर अभी उम्मीदें क्या है लोगों के, और अभी जो प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है, अम, उनको उम्मीदें ऐसा है कि मेडिसिन बिल्कुल परफेक्ट साइंस है। क्योंकि क्या हो गया है कि कई ऐसे स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स वाले आ गए, फार्मास्यूटिकल्स वाले आ गए। वो प्रॉमिस बहुत करते हैं साइंस के, और हम लोग जितने भी मॉडर्न मॉडर्न सिटीजन्स हैं, वो साइंस का बैकग्राउंड का थिंकिंग है उनका, कि बस ये तो अभी सब प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ये टीका हर में काम करेगा, ये वैक्सीन हर में काम करेगा, ये दवाई सब में काम करेगा। पर ऐसे नहीं होते, ऐसे लॉज हमारे मेडिसिन में नहीं है, अनसर्टेनिटी है। और मेडिकल एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने लिखा है, इसमें फैक्ट्स बहुत देते हैं, प्लेंटी ऑफ फैक्ट्स, नॉलेज बहुत देते हैं। और नॉलेज के बीच में जो गैप्स है, वो उसके बारे में किसी को नहीं पता है, और ना ही इसके बारे में बात करते हैं। और लॉलेस अनसर्टेन वर्ल्ड है। जैसे फिजिक्स में लॉ है, न्यूटन के लॉ है, ये लॉ है भाई, हमको सर्टेंट है। ग्रेविटी के लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। मेडिसिन में लॉलेस कोई लॉ नहीं है। और इसीलिए देख रहे हैं कि हर कोई कूद रहा है इसमें, हर कोई कूद जाता है जहाँ पे कोई कानून नहीं है। और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं, सिटीजन्स की उम्मीदें ज्यादा हैं। तो अभी ये भी कहते हैं कि हम जार्गन बहुत यूज करते हैं मेडिसिन में, कोई पार्ट का नाम दे देंगे, कोई डिजीज का नाम दे देंगे, और कोई प्रोसेस का नाम दे देंगे, मेटाबॉलिज्म, डायनामिज्म, कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे कोई भी डिजीज के बड़े बड़े नाम दे देते हैं। वो उससे क्या है, वो कहते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर खुद अपना अनसर्टेनिटी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑर्गन्स के नाम दे देंगे, पार्ट्स के नाम दे देंगे, पॉलिप है, आपका कोलोनोस्कोपी करना, ये करना, वो करना, कोई टेस्ट के नाम दे देंगे। तो वो जो टेक्निकल टर्म्स जो है मेडिसिन में यूज होते हैं, वो कहते हैं कि उसके बीच में वाले कई ऐसे अनसर्टेन चीजें हैं कि डायग्नोसिस में भी कई चीजें एग्जैक्ट फिट नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये काफी अनसर्टेन है, इसमें हमको पक्का कोई चीज नहीं मालूम है। और हमको नॉलेज जो दिया जाता है, टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, जो पढ़ाते हैं, वो ऐसा लगता है बिल्कुल परफेक्ट है, फिक्स्ड है और कॉन्क्रीट है। वो नॉलेज एक्चुअल होता है, जैसे एक्चुअल साइंस में। पर हमारा जो दूसरा होता है, जो हमारा आर्ट ऑफ मेडिसिन, क्लिनिकल विजडम कह रहे हैं, वो अनसर्टेंट होता है, वो फ्लूइड होता है, मतलब वो एडेप्टेबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता, लॉ फिक्स्ड हो जाता है, और इम्परफेक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये एक्चुअल प्रैक्टिस से उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई किया है और जब एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं, कई चीजें एग्जैक्ट नहीं बिहेव करता है। एग्जैक्ट जो उम्मीद रहती है, एक्चुअल पेशेंट्स में बहुत वेरिएशंस रहते हैं, और टेस्ट में भी बहुत वेरिएशंस रहते हैं। अभी हम सोचते हैं ना, अभी जैसे हर पैकेज ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, स्क्रीनिंग, वो बता रहे ये इससे नहीं पकड़ता है बीमारी। मिसगाइड ज्यादा हो जाते हैं अगर उसको ठीक से हमने हमको याद रखना चाहिए कि ये कोई मशीन नहीं है, ह्यूमन
जो मेडिसिन है, मशीन एक ही इसका होगा। फैमिली हिस्ट्री अलग होता है, जेनेटिक बैकग्राउंड अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, सोशल स्टेटस अलग होता है, उसमें टेस्ट को फिर हिस्ट्री अलग होता है। ये सब लेने के बाद टेस्ट का इंटरप्रिटेशन होता है। आजकल जैसे कई पैकेज करते हैं, एग्जीक्यूटिव पैकेज है, इसमें पैकेज है, तो उसमें भी बहुत पिटफॉल्स है। पहले भी मैं बात किया, ये भी वही बात कह रहे हैं कि फॉल्स पॉजिटिव बहुत आता है। तो अगर 1000 में एक भी फॉल्स पॉजिटिव आएगा, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट कराओगे आप, 1 लाख में करोगे तो हजारों लोग ऐसे घूमते रहेंगे जिनको कोई बीमारी नहीं है पर टेस्ट एबनॉर्मल है, और उनका एंजाइटी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ये तो ये एक उन्होंने एक किताब का भी जिक्र किया है। कोई एक थॉमस, लुइस थॉमस थे, वो फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, ऑथर थे, कवि भी थे। उन्होंने लिखा है, ये जो कह रहा है ना, लॉज ऑफ मेडिसिन, लॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, इम्प्रिसिजन एंड इनकम्प्लीट, नोट्स ऑफ अ मेडिसिन वॉचर। लुइस थॉमस का कोई किताब उन्होंने पढ़ा है, उसी से ये अपना किताब का उन्होंने आइडिया लिया है कि 1930 के पहले मॉडर्न मेडिसिन के पास कुछ नहीं था जिससे कि कुछ फर्क पड़े। खाली 3 पी थे, पी पी पी। पी से प्लेसिबो, अंग्रेजी में प्लेसिबो कहते हैं कि कोई दवाई दे दो, मरीज साइकोलॉजिकली ठीक हो जाए, पर दवाई का कुछ असर नहीं रहता। प्लेसिबो था। और पैलिएशन था, पैलिएटिव मतलब बीमारी हट नहीं सकता है पर आपका दर्द कम कर रहा है, आपका सफरिंग कम कर रहा है। उसमें दिया मॉर्फिन वगैरह, एनाल्जेसिक्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह पेशेंट को, जिसको। और तीसरा होता था पी, प्लम्बिंग। प्लम्बिंग मतलब आपका वो लैक्सेटिव दे दिया, आपको दस्त कब्ज हो गया तो उसका दवाई दे दिया, परगेटिव, लैक्सेटिव, आपको पेट साफ कर दिया, ये साफ कर दिया, कॉन्स्टिपेशन का, ऐसी कुछ दवाइयाँ थी। तो वो प्लम्बर, प्लम्बर जैसे आपका पाइप चोक हो गया, आपका क्लियर, तो ये इसी टाइप के दवाइयाँ थे। तो उन्होंने फिर, मेडिसिन साइंस है कि नहीं अभी बात चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि साइंस है, मैंने थिंकिंग साइंटिफिक है कि हमको जो बेसिक हम अभी जो करते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसके इससे रैशनल हम डिसीजन लेते हैं। पर ये इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट साइंस है। वो जैसे हमने कहा, फिजिक्स के जैसे लॉज है, ग्रेविटी है, नेचर के लॉज है, बायोलॉजी में कोई लॉज लॉलेस है। और फिर मेडिसिन में तो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे लॉज नहीं है। सॉफ्ट साइंस है वो, न्यूएस्ट साइंस है, सबसे नया साइंस है। कैनॉट बी कैप्चर्ड बाय इक्वेशंस, इक्वेशन से हम कैप्चर नहीं कर सकते, कांस्टेंट और नंबर से हम पूरा कैप्चर नहीं कर सकते। और यही मेरे को फिक्र है कि अभी ये खुद अपने तजुर्बे से कह रहे हैं, बहुत अभी काफी सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने किताब भी एक और लिखा है जो कैंसर के ऊपर लिखा है, हिस्ट्री ऑफ एम्परर ऑफ मेलेडीज, कैंसर के हिस्ट्री के ऊपर लिखा है। काफी लिखते हैं, जीन के ऊपर भी लिखा है किताब। और ये बहुत पतला, सबसे पतला किताब यही लिखा है, पर इसमें सबसे ज्यादा हमको ज्ञान मिल रहा है, जो कि वो खुद नहीं फॉलो किए महामारी के दौरान। वो भी मैं देखा था, तो थोड़ा मेरे को लगा कि जितने ज्ञानी थे, जितने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, महामारी में सब ब्रेन वॉश हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कोविड को बहुत सीरियसली लिया। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा, ये किताब में लिखा है कि आप टेस्ट करते हो नॉर्मल में तो कई बार फॉल्स पॉजिटिव होता। और कोविड महामारी के दौरान तो नॉर्मल में ही आरटीपीसीआर निकाल के कितने को परेशान किया। तो उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं बोला महामारी में। और वैक्सीन का बहुत उन्होंने ये किया था कि ये काफी, वो मतलब हार्ट साइंस में भी वो कुछ चीजें ऐसा है कि आदमी सोचता सही है पर बायसेज आ जाते हैं। बायसेज माने अपने जजमेंट गलत हो जाता है। तो इन्होंने ये कोविड का पिच को भी गलत जज किया था, जहाँ तक ऐसे कई ऑथर्स जिनका मेरा बहुत, मैं हाई इसमें रखता था उनको। तालेब एक है, एक ये सिद्धार्थ मुखर्जी है, अतुल गवांडे भी काफी घबरा गया था पेंडेमिक के दौरान। तो जो भी है, पर इस किताब में कई अच्छे चीजें उन्होंने लिखे हैं कि कैनॉट बी कैप्चर्ड बाय इक्वेशन, कांस्टेंट एंड नंबर्स। और आज के तारीख में हमारे यहाँ इक्वेशन, नंबर्स और
कांस्टेंट और एल्गोरिथम, वही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अभी। हमारे जितने हेल्थ के प्रिडिक्शन हो रहे हैं, आपने देखा होगा, मॉडल मॉडल के ऊपर हो रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल बन रहे हैं। और ऑर्डिनरी नंबर से कहते हैं कि ह्यूमन वेरिएशन इतना है, कैप्चर नहीं होता अभी, उसको छोड़ो और मॉडल प्रिडिक्शन हो रहा है कि इतना एस्टिमेटेड केसेज आएंगे, इतने एस्टिमेटेड डेथ्स आएंगे, ये सब मॉडल से इतने जाने बचा लिए। तो मतलब जो न्यूएस्ट साइंस है और जो अनसर्टेन साइंस है, इनकम्प्लीट साइंस है, उसको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे परफेक्ट साइंस है। आप समझ रहे बात? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जो कि आप परफेक्ट लीनियर मॉडल्स बनाओ, ये बनाओ। मेडिसिन में बहुत वेरिएबिलिटी है, बहुत ये है, इसीलिए ये आर्ट की तरफ, आर्ट को हम भूल रहे हैं। तो ये इनका कहना है। और इन्होंने इसमें से डिस्कशन किए, 3 लॉ निकाले हैं। अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन मोर पावरफुल देन अ वीक टेस्ट। लॉ वन है, इंट्यूजन को हिंदी में क्या कहेंगे? इंट्यूजन हमको फीलिंग होता है, एक अंदर से एक लगता है कि ये ऐसा होगा। इंट्यूजन हम उसको सिक्स सेंस कह सकते हैं, या क्या सकते समझाए, अंतर ज्ञान, जिसके बारे में हम, वो कहते हैं अगर स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूजन है, आपको लगता है ये स्ट्रांग है, कुछ तो आपको लगता है, आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते, कुछ तो लगता है, और एक आपका टेस्ट है जो कमजोर है, तो टेस्ट पे ना जाओ, आपके इंट्यूजन पे ज्यादा ध्यान दो, और उस इंट्यूजन के बेस पे आप। और उन्होंने एक इसका एग्जाम्पल भी दिया, आपको फिर समझ में आ जाएगा। उनके पास एक बहुत हाई क्लास मरीज आ रहा था काफी दिनों से, हाई सोसाइटी में रहता था और टाई वाई सूट पहन के रहता था, और उसका वेट लॉस हुए जा रहा था, वेट लॉस हुए जा रहा था, एल्डरली था। तो पूरा टेस्ट कराया कि पहले सोचा कि भाई एल्डरली को वेट लॉस, सबसे पहले कैंसर वगैरह एक्सक्लूड करना है। तो कैंसर के पूरे टेस्ट किए, कोलोनोस्कोपी, ये वो, कुछ नहीं मिला, सब नॉर्मल मिला, और उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फिर उन्होंने सोचा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होगा, रिमेटोलाइसिस, पूरा टेस्ट कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो परेशान थे कि ये पेशेंट को क्या है, जितने टेस्ट है सब नॉर्मल आ रहे थे। फिर एक दिन वो जा रहे थे, ऐसे वॉक कर रहे थे, ये जो ऑथर है सिद्धार्थ मुखर्जी, तो अचानक उनको अपने आंख के किनारे से दिखा कि वो सूटेड बूटेड वाला आदमी एक कोई छोटे गली में कोई एक छोकरे से, यंग आदमी से थोड़ा देर के लिए बात किया, और बस थोड़ा मोमेंट्री के लिए कुछ इंटरेक्शन हुआ दोनों में। और फिर वो, उनके दिमाग में लगा कि वो जो जिस यंगर आदमी को देखा उस गली में, वो जानते थे, वो उसके पेशेंट रह चुके हैं। वो दूसरा आदमी जो यंग था, और वो बहुत लो, इसका था, लो स्टेटस का था, मतलब इनके और इसमें बहुत फर्क था। मतलब ये हाई क्लास सोसाइटी के थे, और वो मैंने दोनों में सोच नहीं सकता कि दोनों में कुछ संपर्क हो सकता है, या कुछ कनेक्शन हो सकता है, या कुछ जान पहचान हो सकता है। उनको लगा, पहले तो सोचे कि हो सकता है कि ये तो जम नहीं रहा है, ये फिगर, इन दोनों का मिलाप नहीं जम रहा। फिर सोचा हो सकता है टाइम पूछ रहे हैं, या कुछ माचिस मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो। पर उनके दिमाग में आया था, क्योंकि वो जो दूसरा मरीज था, वो ड्रग एडिक्ट था, हीरोइन एडिक्ट था, मेन स्ट्रीम ड्रग एडिक्ट था। तो वो वो उनको मालूम था। और फिर जो नर्स जो ब्लड निकालती थी, ये एल्डरली पेशेंट्स का जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ब्लड वगैरह निकालती थी, वो कहते थे कि इनका ब्लड निकालने में बहुत तकलीफ होता है, इनके वेन वगैरह पूरे हार्ड हो गए। तब उनको आया कि कहीं ये एल्डरली वाला भी तो मेन लाइन ड्रग एडिक्ट नहीं है, उससे कोई ड्रग का आदान प्रदान हो रहा हो, लेन देन हो रहा हो। इमीडिएटली उनके दिमाग में आया कि ड्रग एडिक्ट्स में एचआईवी होता है। तो उन्होंने अगले दिन उसका एचआईवी टेस्ट कराया, और एचआईवी पॉजिटिव आया। उसको एचआईवी था, एड्स था उसको। तो ये कैसे है कि ये मिस हो जाता है, ये हाँ मिला है, कोई टाइम पूछ रहा होगा, या पर उनके दिमाग में आया कि ये एक कई चीजें कनेक्ट हो जाता है ब्रेन में, कि ये इसका ब्लड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट में वेन थोड़ा सख्त हो जाते हैं, स्केलेरोज हो जाते हैं, और दूध का मालूम था। तो ये एक इत्तेफाक वाली है। तो
लॉ वन का उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब दिया कि उनको लगा कि इसमें ये हो सकता है। अभी लोग पूछेंगे कि सम पेशेंट में क्यों एचआईवी नहीं कराते, पर एचआईवी टेस्ट भी कहते हैं कि 1000 में एक फॉल्स पॉजिटिव होता है। तो उसमें आपका कईयों में कराओगे तो कई ऐसे फॉल्स पॉजिटिव आ जाएंगे स्टिग्मा। तो इसके लिए इंडिकेशन होना चाहिए कुछ। इसका जैसे हिस्ट्री था, लॉस ऑफ वेट एड्स में होता है, फिर वेन नहीं मिल रहा है, फिर तीसरा पजल भी फिट हो गया है। तो मेडिसिन में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आजकल वही होता है कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो देखते ही नहीं है, वो सीधा लैब रिपोर्ट में जाते हैं या सीधा टेस्ट के लिए भेजते। पेशेंट से बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ये करेंगे, तो ऐसे कई चीजें जो आता है ना, हमारा जो सिक्स्थ सेंस उसी से बनता है, कुछ ना कुछ काफी तजुर्बे से ऐसा। ये प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है ना जो कि महसूस किया जा सकता है, समझाना थोड़ा है, पर आप समझ रहे हैं कि साइंस एक तरफ है और ये मेडिसिन इज इनकम्प्लीट साइंस। और टेस्ट भी इन्होंने कई टेस्ट बताए हैं कि टेस्ट में जो लॉ टू है कि नॉर्मल टीचर्स रूल्स, जो नॉर्मल वैल्यूज है ना, हम टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज वो रूल्स है। लॉ लॉ दूसरा लॉ, हालांकि लॉ तगड़ा नहीं है ये बताते हैं, मेडिसिन में सबसे इन्होंने इम्परफेक्ट लॉज ही कह लो आप इसको। पर लॉ वन है कि आप खाली टेस्ट पे ना जाओ, वीक टेस्ट, अपना इसके पे भी जाओ, स्ट्रॉन्ग कोई चीज फीलिंग होता है तो उसको परस्यू करो। हो सकता है आप गलत हो सकते हो, मेडिसिन इज हमेशा अनसर्टेन रहेगा ये। और दूसरा बता रहे हैं नॉर्मल टीचर्स रूल्स, आउटलायर्स टीचर्स लॉस। कई बार लॉ आपको, आपके इतने मरीज को फर्क नहीं हो रहा है पर एक मरीज को फर्क हो रहा है, फिर उसमें से अगर आप ज्यादा इसमें जाओगे, जिसको कि हम केस रिपोर्ट कहते हैं या एनेक्डोटल कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम वाले हटा देते हैं उसका, अरे वो तो एक केस। पर कई बार कहते हैं कि एक केस से भी कई बार हमको आगे का रास्ता मिल जाता है, जो कि आउटलायर होते हैं। वही आर्ट है, क्योंकि साइंस इम्परफेक्ट साइंस है, तो कई बार जो आउटलायर है कि एक ये क्यों नहीं काम कर रहा है या एक में काम कर रहा है, उसको भी आप स्टडी करोगे। और लॉ थ्री जो है, फॉर एवरी परफेक्ट मेडिकल एक्सपेरिमेंट, कोई भी आप ट्रायल कर लो, देर इज अ परफेक्ट ह्यूमन बायस। आपके आजकल बहुत आता है, आरसीटी आया, पीयर रिव्यूड पेपर है, बोलता है जितना भी परफेक्ट ये हो, कितना भी परफेक्ट ट्रायल हो, कितना भी परफेक्ट एक्सपेरिमेंट हो, उसके पीछे ह्यूमन बायस, मतलब ह्यूमन का जजमेंट, जो बायस कहते हैं कि ट्रूथ से किनारे का ले जाता है जिसको, या तो पहले का कुछ फीलिंग होगा कि नहीं ये ड्रग अच्छा है, एक बायस हो जाता है, या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो भी बायस ला सकता है। तो इसीलिए आप ट्रायल में ब्लाइंडिंग करते हो कि हमको पता नहीं है कौन से ग्रुप में नया दवाई मिल रहा है, कौन से में पुराना, बायस हटाने के लिए। फिर भी दूसरे टाइप के बायस आ जाते हैं, जैसे कि आपने जो जो लोग ट्रायल में पार्ट रहते हैं वो जनरल पॉपुलेशन के रहते हैं, अलग टाइप के पेशेंट्स रहते हैं, वॉलंटियर्स रहते हैं, तो वो कई टाइप के बायस आ जाते हैं। तो वो लॉ थ्री है कि देर इज नो लॉ, क्योंकि लॉ आप बना नहीं सकते कि ये इतना इनकम्प्लीट है। और ये मैं इसलिए इसके बारे में बात करना चाह रहा था कि आजकल हम इसको साइंस जैसे ट्रीट करते हैं, अभी इनकम्प्लीट साइंस है ये। क्योंकि देखिए लॉ तब बनता है जब हमको सब कुछ मालूम है एटॉमिक लेवल तक। अभी हमारा ह्यूमन जो वेरिएशंस इतने हैं अंदर के, जेनेटिक वेरिएशंस, और अंदर ईच पर्सन का मेंटल एटीट्यूड, फिर आजकल तो कहते माइक्रोबायोम भी होता है, उससे भी डिजीज बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा गोटियां हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो ये हम स्ट्रेट लाइन में जो जा रहे हैं, और अभी और क्या हो रहा है कि काफी प्रोपेगेंडा हो रहा है आजकल, बहुत कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं, साइंटिस्ट को भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं। जैसे मैं इनको भी कहा, इनके भी कोविड के टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है अभी कोई उसका वैलिडिटी नहीं है, ऐसे में इसमें कह रहे हैं कि कोई भी टेस्ट को बिगर इसके नहीं करना चाहिए। पर तो अभी क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, कोई भी ड्रग को प्रमोट हो जाता है पूरा, ठीक से साइंस कंप्लीट नहीं होता, ऐसे कंप्लीट साइंस भी इम्परफेक्ट है, ये कह रहे हैं कि कोई भी ट्रायल कितना भी परफेक्ट हो, इनकम्प्लीट है। अभी तो वो ट्रायल भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और अभी देखिए जितने भी ट्रायल्स हुए हैं आपके जो नए टीके के, कोई इसका अभी इंडिया में आरसीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया हमको।
कंप्लीट ही नहीं किया है, और फिर तब दवाई विड्रॉ भी हो गया है जो कोविशील्ड है। तो उसके बाद भी हमको ट्रायल रिजल्ट नहीं है, और ये कहते हैं ट्रायल कितना भी परफेक्ट हो, परफेक्ट बायस भी होता है मतलब। तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।